रहमानुर्रहीम। स्टूडेंट्स अब स्किन ऑफ मैमल्स को देख लेते हैं। ये भी उसी चैप्टर का ही हिस्सा है। मिलर एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 23 और मास्टर सक्सेस सीरीज़ जो कि प्रोफेसर राजुल हकरामी की बुक है, उसका ये चैप्टर नंबर 1 है ज़ूलॉजी सी बुक में से। तो चलें जी, शुरू करते हैं स्किन ऑफ मैमल्स। ये शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि अब जो है ना, हम लोग मुख्तलिफ़ तरह के जो एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स से लेकर बहुत सारे वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। उनकी जो स्किन की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनका हम जिक्र कर चुके हैं। और अब जो है वो हम मैमल्स के स्किन के जो डिफरेंट तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैमल्स की जो स्किन के नोटेबल फीचर कौन कौन से हैं? नंबर 1 कि उनकी स्किन पे हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। फ़िश की जो थी स्किन, उस पे हमें पता था स्केल है। और इसके अलावा जो एम्फीबियन की स्किन है, उस वो हमने देखा है कि उसमें म्यूकस होगा और वो स्लाइमी होती है। और इसके बाद जो रेप्टाइल्स की स्किन है, उस पर भी स्केल्स मौजूद थे। बर्ड्स की स्किन पे हमने देखे हैं कि फेदर्स मौजूद हैं। तो मैमल्स का क्या करैक्टरिस्टिक्स है उनकी स्किन के? उनकी स्किन का के उनमें हेयर मौजूद होंगे स्किन के ऊपर। और इसके अलावा उनकी जो एपिडर्मिस है, उसमें बहुत सारी जो है वो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और वो अब हम आगे देख लेते हैं कि किस किस तरह के ग्लैंड मौजूद हैं। इसके अलावा इनका जो एपिडर्मिस है वो हाईली स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड एंड कॉर्निफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस है और उसमें केराटिनाइज्ड भी है। और इसके अलावा एक डर्मिस, इनकी जो डर्मिस है वो भी बहुत ज़्यादा थिक है, यानी एपिडर्मिस भी काफ़ी थिक है, वो भी स्ट्रेटिफाइड है, उसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। और अगर हम डर्मिस को देखें तो डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस की निस्बत कई गुना ज़्यादा थिक है। एपिडर्मिस को पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर से लेके जाएंगे कि पहले एपिडर्मिस को पढ़ेंगे, फिर हम एपिडर्मिस का जिक्र करेंगे। तो एपिडर्मिस के अंदर वो कह रहे हैं कि बेसिक जो करेक्टर है वो क्या है कि इस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, सिक्वेमस एपिथेलियम में आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स होते हैं उनकी वो फ्लैट होंगे और उनकी लेयर मौजूद होती है मैमल्स की एपिडर्मिस के अंदर, यानी कि उनका जो एपिथेलियम है वो क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो फ्लैट सेल्स हैं और इनकी जो लेयर है और इससे जो एपिथेलियम बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ये सिक्वेमस एपिथेलियम है। तो इनकी जो मैमल्स की जो स्किन है उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स है, उसके एपिडर्मिस की ये करैक्टरिस्टिक्स है। जी, ये मैमल्स की स्किन दिखाई गई है, इसमें ये एपिडर्मिस है। ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं। इसकी जो टॉप लेयर है, इसमें जो सेल्स हैं वो केराटिनाइज्ड होंगे और वो डेड होंगे, यानी वो सेल लाइव नहीं होते, जो कि एपिडर्मिस की बिल्कुल बाहर वाली लेयर्स के सेल्स हैं। इसके अलावा जो डीपर लेयर है एपिडर्मिस की, यहाँ के जो सेल हैं वो लाइव होते हैं और उनमें सेल डिवीजन होती है। और सेल डिवीजन होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जब ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो वो मतलब उनकी डेथ होगी और उनमें केराटिन की अकमुलेशन होगी और फिर वो केराटिनाइज्ड हो जाएंगे। यानी जो टॉप लेयर है एपिडर्मिस की, उसमें जो सेल हैं वो केराटिनाइज्ड हैं, उनमें केराटिन मौजूद है और वो डेड हैं। तो जो केराटिन है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर जिसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लिहाजा अगर इस तरह की कवरिंग बाहर आ जाए तो वो डिहाइड्रेशन से एनिमल्स को बचा सकती हैं। इसीलिए जो एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर है वो डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करेगी। और इसके अलावा ये फर्स्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बैरियर है, जो कि हमें मुख्तलिफ़ तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो केमिकल्स हैं, उनके अफेक्ट से भी महफूज रखता है। इसके बाद अगर हम डर्मिस को देखें तो डर्मिस एपिडर्मिस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थिक है और इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व एंडिंग हैं, और इसके अलावा इसमें जो लिम्फेटिक डक्ट हैं उनकी वो भी सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये डर्मिस है और इसके बाद हाइपोडर्मिस मौजूद है। इस पैराग्राफ में वही सारी बातें बताई हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो रैपिड सेल डिवीजन है इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस पुश सेल टुवर्ड द surface of the skin. As cell progress toward the surface, they die and become keratinized.
Keratinized cell make up the outer skin layer called the stratum corneum. सबसे बाहर वाली लेयर जिसमें keratinized cell मौजूद हैं उसे हम stratum corneum कहेंगे। और बाकी फिर यही बात उन्होंने की है कि जो केराटिन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसी वजह से जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये जो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए कि वो डिहाइड्रेशन से उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है, तो ये उनके एवोल्यूशन के अंदर या इतने ज़्यादा जो सक्सेसफुल है मैमल्स, इसमें इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा ये तो जी हो गया एपिडर्मिस। और इसके अलावा डर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है जो ज़्यादा थिक है वो डर्मिस है। और उसमें ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि उसमें ब्लड वेसल होंगी, लिम्फेटिक वेसल, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि हेयर तो बाहर हमें नज़र आते हैं लेकिन उनकी जो बेस है फॉलिकल है वो डर्मिस में मौजूद है। इसके अलावा कुछ मसल्स भी मौजूद होंगे, ग्लैंड्स मौजूद होंगे। और जो आप हम लेदर यूज़ करते हैं जिससे ये शूज़ भी बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, बैग वगैरह बनते हैं, तो ये डर्मिस बेसिकली ये मैमल्स की डर्मिस होती है जिसको जो स्पेशल प्रोसीजर है, टैनिंग प्रोसेस है, उनसे गुजारने के बाद तैयार किया जाता है। और इसके अलावा यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो हाइपोडर्मिस है। और ये बाकी जो वर्टिब्रेट क्लासेस से मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ? इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मौजूद होंगे, यानी हाइपोडर्मस में कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, एडिपोज टिश्यूज़ हैं और स्केलेटल मसल्स भी मौजूद होते हैं। और जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो स्टोरेज के तौर पे भी काम करते हैं, एनर्जी स्टोरेज के तौर पे भी। किस फॉर्म में? फैट्स की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि जो जिस तरह से बहुत सारे जो कुछ मैमल्स हैं, बियर्स वगैरह, वो हाइबरनेट भी कर जाते हैं, तो वो अपनी स्किन के नीचे फैट्स को और मौजूद रखते हैं। या वेल्स के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि वो ब्राउन फैट की के नाम से शायद आपने सुना हो पहले या पढ़ा हो। तो ये फैट उनकी स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उनमें एक तरह की इंसुलेशन भी ये चीज़ प्रोवाइड करेगी। और अभी हमने ये देखा है कि इसमें कुछ स्केलेटल मसल्स भी मौजूद होते हैं स्किन के अंदर। तो स्किन के अंदर स्केलेटल मसल्स जो है वो उनको हेल्प करते हैं कि जो स्किन है वो नीचे वाले टिश्यू से इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो हाइपोडर्मस से गुजर के डर्मस तक मौजूद होंगी, लेकिन एपिडर्मस में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। और शुरू में हमने ये देखा था कि बहुत सारी तरह के जो है वो इनमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो इनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड है। और स्वेट ग्लैंड टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ह्यूमंस के अंदर भी और बाकी जो बहुत सारे और एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे हॉर्सेस लिखा हुआ है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड एपिडर्मिस में मौजूद है, ये इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा स्किन का एक और इम्पॉर्टेंट, यानी एक तो रोल इसका आ गया एवापोरेटिव कूलिंग के अंदर या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो सूरज से आने वाली बहुत सारी जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो हमारी स्किन उनको रोक देती है, हमारी जो अंदर के टिश्यूज़ हैं वहाँ तक उनको नहीं आने देती। और इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट नेसेसरी रेज हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर होने देती है स्किन, और जिसके नतीजे में जो विटामिन डी है वो स्किन के अंदर प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि जो उसका जिस चीज़ से उसने बनना है विटामिन डी से, यानी प्रो विटामिन डी भी हम उसे कह सकते हैं कि केमिकल मौजूद होता है जिसको प्रो विटामिन डी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो स्किन है वो इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन भी है। इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव रिसेप्टर मौजूद है। जैसे हमें अपनी स्किन से हीट, गर्म चीज़ अगर हो तो हमें पता चल जाता है, हमें हीट की सेंस होती है, हमें कोल्ड का पता चलता है, हमें टच, प्रेशर, पेन, इस सारी चीज़ों की सेंसेशन होती है स्किन के ज़रिए से। और स्किन के अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग मौजूद हैं और इन नर्व एंडिंग की वजह से जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो हार्मफुल फैक्टर हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, हमें उसकी जो सेंस है वो महसूस होती है। और जो एनिमल्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और जैसे ग्लैंड्स की हमने बात की थी, अभी स्वेट ग्लैंड का ऊपर भी जिक्र हो चुका है, तो इनको जो है वो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये भी एपिडर्मिस में मौजूद हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है थर्मो रेगुलेशन में, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा
ये जो है ना स्वेटिंग का जो प्रोसेस है उसे परस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें स्वेट ग्लैंड का रोल है। और ये चीज़ इसमें वही चीज़ रिपीट हो रही है कि ये कूलिंग इफेक्ट हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो देते हैं। जो स्वेट ग्लैंड की वजह से, स्वेट की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, और जिससे हमें एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कूलिंग फील होती है। और इसके अलावा जो कुछ मैमल्स हैं, कुछ मैमल्स के अंदर उनके जो कुछ स्वेट ग्लैंड है वो फेरोमोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब फेरोमोन क्या चीज़ है कि ये केमिकल है, और ये कम्युनिकेशन के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विद इन अ स्पीशीज़। यानी अगर एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को कोई सिग्नल देना हो, या उसकी किसी खास कंडीशन का किसी ने कोई गेस करना हो, तो वो फेरोमोन के ज़रिए से होता है। जैसे ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल्स फेरोमोन प्रोड्यूस करेंगी, और मेल उसको फिर सेंस करेगा। जैसे ही उसको वो केमिकल रिसीव होगा, तो उसे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि उसके जो है वो सराउंडिंग में कोई फीमेल मौजूद है जो कि ब्रीडिंग कंडीशन में है। और या फिर ये कि टेरिटरी को मार करने के लिए, जिससे किसी और जो है वो सेम स्पीशीज़ के किसी मेल को कुछ सिग्नल देना हो, तो इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो मैमल्स हैं उनमें जो स्वेट ग्लैंड है वो फेरोमोन्स प्रोड्यूस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसके अलावा एक और जो ग्लैंड मौजूद है उन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। और ये बेसिकली जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगे, और इनका जो ऑयल है तो इसका मेन जो काम है वो लुब्रिकेशन के अंदर है। और यानी कि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो उसकी जो सेक्रीशन है उसे हम सीबम कहते हैं। और सीबम का मेन काम क्या है कि लुब्रिकेशन के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर, और एक तरह का परमेबिलिटी बैरियर भी है। यानी कि ये लॉस वगैरह भी अंदर से चीज़ों को नहीं होने देता, वाटर वगैरह को लॉस भी नहीं होने देगा। एमोलियंट के तौर पे रोल प्ले करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट रहती है। और इसके अलावा जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो सीबम है ये भी फेरोमोन्स के तौर पे एक्ट कर सकता है। चलिए जी, अब हम ये देख लेते हैं कि जो मैमेलियन स्किन कलर है वो किस वजह से हो सकता है, और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। मैमेलियन स्किन कलर इज़ ड्यू टू आइदर टू द पिगमेंट्स और टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट अब्ज़ॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट्स, ठीक है? यानी उनका जो कलर है या तो इस वजह से है कि उसमें कोई पिगमेंट मौजूद है। जैसे अब ह्यूमन स्किन के अंदर जो पिगमेंट है वो मेलानिन है, हमारी स्किन की जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर मेलानिन मौजूद है। हमारे हेयर्स का कलर ब्लैक है क्योंकि उसमें मेलानिन मौजूद है। तो ये तो पिगमेंट की वजह से है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, बनावट इस तरह से है, जिससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, तो हमें कलर नज़र आता है। तो ये भी एक तरह का, जिस तरह से चलें आप उसमें देख लें, कुछ बर्ड्स के जो फेदर्स हैं उसमें हमें मल्टी कलर नज़र आते हैं, तो उसकी ये वजह हो सकती है। इसी तरह से आप बहुत सारे एनिमल्स को भी देख सकते हैं कि उनमें भी ऐसी कलरेशन है। तो पिगमेंट कहाँ-कहाँ मौजूद हो सकते हैं कि ये सेल्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, एपिडर्मिस के हेयर्स में मौजूद हो सकते हैं, या कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिनमें ये मौजूद होंगे। और इसके अलावा जो कुछ कलर हमारी ब्लड वेसल्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि अगर जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो, और नीचे जो स्किन वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं, उनकी रिफ्लेक्शन से भी कलर जो है वो अपीयर हो सकता है। जैसे कुछ अगर रेडिश कलर अपीयर हो रहा हो तो वो ब्लड की वजह से भी हो सकता है, ब्लड वेसल की वजह से भी हो सकता है। और कुछ जो एनिमल्स हैं जिनका कलर बहुत ही यानी डार्क किस्म के कलर हैं, ब्राइट स्किन कलर है, तो वो वेनेमस हो सकते हैं, यानी कि वेनेमस जो है उनकी तरह का साइन है, या टॉक्सिक हैं, या बैड टेस्टिंग एनिमल्स हैं। तो वो एक तरह से प्रेडेटर को साइड पे रखने के लिए उनके ये कलर होते हैं कि जो प्रेडेटर्स हैं वो इस तरह के जो कलर्स के जो एनिमल्स होते हैं उनको मोस्टली फेवर नहीं करते खाने के लिए। और इसके अलावा जो कुछ और कलर्स हैं जो कि उनको कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं। कैमोफ्लेज का क्या मतलब है कि उनका जो कलर है वो उनके एनवायरनमेंट से मिलता जुलता है, और इस तरह से उनको छुपने में मदद मिल सकती है। जैसे अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये टाइगर है, और इसका जो कलर है वो इसके
सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अब अगर इसकी जगह पे ये बिल्कुल ब्लैक होता या बिल्कुल टोटली वाइट होता तो वो ईज़िली जो है वो इसे पहचाना जाता। तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सिस्टम रखा है कि इनका जो पैटर्न है, कलर पैटर्न, वो ऐसा है जो कि एनवायरनमेंट के साथ इनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं पोलर बियर को कि ये चूँकि जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ पे आइस है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जमा हुआ इलाका है, बर्फ़ है हर साइड पे, तो फिर इसका कलर वाइट है और ये इसको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करेगा। कैमोफ्लेज के अलावा जो ये कलर्स हैं, ये उनको सोशल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, जिससे जिसका क्या मतलब है कि जो एक ही तरह की स्पीशीज़ है, उनका कलर पैटर्न सेम है, तो उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। इसी तरह से जो मेल फीमेल का डिफरेंस होगा तो सेक्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी, रिप्रोडक्टिव स्टेटस का उन्हें पता चलेगा, या सोशल रैंक, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अब हम हेयर देख लेते हैं कि हेयर जो कि इनका मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। तो हेयर इज कंपोज्ड ऑफ केराटिन फील्ड सेल दैट डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस। हेयर भी जो है वो उन सेल से मिलकर बना हुआ है जिसमें केराटिन फिल होगी। और हेयर का वो हिस्सा जो कि स्किन से बाहर निकला हुआ होता है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, और जो पोर्शन स्किन के अंदर एम्बेडेड है उसे हेयर रूट कहेंगे। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हेयर का पोर्शन बाहर निकला हुआ है वो हेयर शाफ्ट है, और जो हिस्सा इसका अंदर एम्बेडेड है वो फिर हेयर रूट है। हेयर रूट के साथ जो हेयर का बल्ब है और यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं, इनके साथ एक मसल्स जो है वो मसल इन्वॉल्व है, जिनको हम क्या कहते हैं, इरेक्टर पिलाई मसल। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लाजमी बात है ये इसको जो है वो पुल करेंगे, जिससे हेयर की पोजीशन सही हो जाएगी और हेयर इरेक्ट हो जाएगा। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है ह्यूमन के अंदर जो है वो इसे गूज बम्प कहते हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारे और एनिमल्स हैं उसमें उनको जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये चीज़ हेल्प करेगी। और क्योंकि जब हेयर इरेक्ट हो जाएंगे तो उनके दरमियान में जो बहुत सारी एयर है वो ट्रैप हो जाएगी, और इस तरह से वो एक तरह की इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी और हीट लॉस से बचाएगी। इस तरह से उनका जो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे और एनिमल के जब वो डरे हुए हों, फ्राइटेंड हो, तो उस वक़्त जब वो इस तरह की सिचुएशन होती है, उनके हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, तो उनका ओवरऑल जो साइज़ है वो बड़ा लगता है, और वो अपने जिससे वो डरे हुए होते हैं उसको ये शो कराने की कोशिश करते हैं कि जी हम पे जो अटैक करना है वो इतना आसान नहीं है। तो ये भी एक तरह की उनके अंदर अडेप्टेशन है। ये जो सारा पैराग्राफ है हेयर का, उसमें यही बात बताई हुई है। और इसके बाद जो है वो नेल देख लें कि हेयर्स की तरह जो नेल है ये भी एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशंस हैं। एंड नेल्स आर फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द डिजिट हमारी उंगलियां, और उनका डिस्टल सेगमेंट का मतलब क्या है कि उनका जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो प्रॉक्सिमल एंड है, और जो उनका बिल्कुल फार एंड होगा ना उनके ओरिजिन से, उसको डिस्टल एंड कहते हैं। तो उस डिस्टल सेगमेंट की डॉर्सल सरफेस पे ये प्लेट्स मौजूद हैं जिनको हम नेल कहेंगे। अदर मैमल्स यानी हमारे अंदर जो नेल्स हैं हमारे अंदर भी हैं, इसके अलावा जो है वो प्राइमेट्स वगैरह में भी, बाकी प्राइमेट्स में भी हैं, लेकिन कुछ और मैमल्स में ये क्लॉज की फॉर्म में मौजूद हैं, हूफ्स मौजूद हैं। और इसके अलावा और केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव जो है वो मैमलियंस के इनके वो हॉर्न्स हैं, सींग, वो भी क्या है, केराटिनाइज्ड जो है वो डेरिवेटिव हैं स्किन के। एंड द ब्लीन प्लेट्स ऑफ टूथलेस व्हेल्स, यानी ये सारी जो अडेप्टेशन है वो मैमल्स के अंदर मौजूद हैं उनकी स्किन के अंदर। इंटेगुमेंटरी सिस्टम हमारा जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस सारे लेक्चर्स को, जो तीनों लेक्चर्स हमारे इंटेगुमेंटरी सिस्टम के हवाले से हैं, इनको आप ठीक तरीके से पढ़िएगा, और अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।